हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें शुरुआत में हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे बेस्ड अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वही टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्या है? वी हैव गिवन ए सर्किट जिसमें एक 8 ओम की रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस R and a battery of 12 volt with internal resistance 1 ohm is connected, and we have to find out unknown resistance R. It is given that potential drop this unknown resistance is 3 volt. तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आपको सिर्फ अप्रोच पता होनी चाहिए। हम लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था, तब हम लोगों ने कहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस को साइड में लगा लिया करो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो मेरे पास यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी। नाउ वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। मैं ये कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल कितनी हो गई? 9 ओम। इस आर को मैं एज सच रख लूँगा। एक्चुअली मैं बिना करंट की कैलकुलेशन के सीधा सॉल्व करना चाहता हूँ। यहाँ पर अपने पास जो नई इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये 9 ओम हो गया, ये आर हो गया। अप्लाइड पोटेंशियल है 12 वोल्ट और आर ओम के पास है 3 वोल्ट। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होता है सेम एंड वोल्टेज प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर ओम लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? आई विल राइट डाउन वी आर इज इक्वल टू आर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। Total potential drop is 12 volt. I can write 3 is equal to R upon R plus 9 into 12. तो ये मेरे पास बचेगा 4R is equal to R plus 9, यानी कि 3R is equal to 9, यानी कि R comes out 3 ohm. So this is your required answer. इस न्यूमेरिकल में आप लोगों ने सिर्फ ये बात सीखी है कि 1 ओम रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस थी, उसको सर्किट में कैसे यूज़ करना है। आपने सिर्फ रेजिस्टेंस लगा देनी है बैटरी के साथ। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नेगेटिव टर्मिनल की साइड में जोड़ते हो या पॉजिटिव टर्मिनल की साइड में जोड़ते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद इसको एक नॉर्मल सर्किट की तरह ट्रीट करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में हमें गिवन है अ बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर। करंट सप्लाइज is 0.9 ampere through a resistor of 2 ohm and supplies a current of 0.3 ampere through a resistor of 7 ohm. Calculate the EMF and the internal resistance of the cell. तो बेसिकली सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास सर्किट डायग्राम है क्या। हमारे पास एक बैटरी जिसकी EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R हमें फाइंड आउट करनी है। इसको बारी बारी से 2 रेजिस्टेंसेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब हम इसको 2 ओम के साथ कनेक्ट करते हैं तो 0.9 एम्पीयर करंट पास करता है। जब इसी बैटरी को कितनी वोल्ट वाली 12 अननोन EMF वाली इसी बैटरी को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं विद R2 यानी कि 7 ओम रेजिस्टेंस के साथ, तब इस बैटरी में से या इस रेजिस्टेंस दोनों में से ही सेम करंट पास करेगा। 0.3 एम्पीयर ऑफ करंट पास करता है। तो वी हैव टू कैलकुलेट E एंड R। तो सिंपल सी बात है, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, एक यहाँ से एक यहाँ से। उसको आपने सॉल्व करके 2 अननोन्स फाइंड आउट कर लेने हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू जस्ट अप्लाई ओम्स लॉ हियर। हमारे पास EMF E है, करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। EMF पता नहीं है, करंट है 0.9, R हमें पता नहीं है। ये 0.9 एंड 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ऑन द अदर साइड I2 इंटू आर प्लस
R2, E हमें पता नहीं, I2 हमारे पास 0.3 गिवन है और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट साइड में E आ रही है, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे तो हमें सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा 0.6, R इज इक्वल टू 0.3, यानी कि R कम्स आउट 0.5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 0.5 ओम। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास EMF की वैल्यू आ जाएगी। यू विल गेट EMF इज इक्वल टू 0.9 इंटू 0.5 प्लस 1.8, 0.45 प्लस 1.8, 2.25 volt is your required answer. Next question, a battery of EMF 12 volt and internal resistance 0.5 ohm is to be charged. तो ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या लिखा गया है कि हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। इस बैटरी को चार्ज करना है तो यहाँ पर जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हमने जब इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ी थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, तब मैंने इस पॉइंट को स्पेशली हाईलाइट किया था कि चार्जिंग के टाइम पे पोटेंशियल ड्रॉप या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वहाँ पर E प्लस IR होता है। याद रखना इसको बेटा। तो हम इसी पॉइंट को, इसी अप्रोच को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले सर्किट डायग्राम, अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को साइड में लगा लेंगे। 0.5 ओम आप बेशक मेंशन करना चाहते हो तो सिंबल्स मेंशन कर लो। बाय अ बैटरी चार्जर विच सप्लाइज 110 वोल्ट DC। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बेटा, ये हमारे पास वो बैटरी है जो कि एक्ट कर रही है एज ए चार्जर। इसका 110 वोल्ट हमने सप्लाई किया। अब ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई इधर से पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे। यहाँ से करंट, ये बड़ी बैटरी है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है, करंट इसकी वजह से फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये एक्ट कर रही है एज अ चार्जर और ये वो बैटरी है जो चार्ज हो रही है। ठीक है, तो ये चार्जर कंट्रोल करेगा सर्किट में करंट को, एंड जो बैटरी चार्ज हो रही है उसमें करंट आम से, रूटीन से उल्टा फ्लो करेगा, क्योंकि अब इसमें केमिकल रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। इज इट ओके? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर सीरीज में कितनी रेजिस्टेंस लगाई जानी चाहिए, ये आर हमें ढूंढना है, ताकि बैटरी में से पास करने वाले करंट की वैल्यू मात्र 5 एम्पीयर हो जाए। हमने इससे ज़्यादा करंट नहीं भेजना। और क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ये पूछा गया है, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी बीइंग चार्ज्ड। जिस बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं उस बैटरी के पास पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी है। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है ओम्स लॉ का। जैसे हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं तो बैटरी वगैरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सर्किट ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR अप्लाई कर दीजिए। इसमें देखिए कितनी रेजिस्टेंसेज लगी है, 2 रेजिस्टेंसेज R एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, और सर्किट में करंट कितना पास करना है 5 एम्पियर इज इक्वल टू EMF। अब ये दो बैटरी से उल्टी लगी हुई हैं तो EMF इनकी ऐड नहीं होगी बल्कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 110 माइनस 12 और 110 आगे आएगी, बिकॉज 110 ही है जो करंट को कंट्रोल करेगी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये 98 हो जाएगा। 98/5 इज इक्वल टू R प्लस 1/2, ये हो जाएगा अपने पास इज इक्वल टू R प्लस, ये सॉल्व करके मेरे ख्याल से 19.1 आ जाएगा। दिस कम्स आउट 19.1 ओम। आप लोगों को एक बार कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी व्हाइल चार्जिंग, यानी कि यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है V। ठीक है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर मैंने अकेला सेल नहीं लिखा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज पार्ट ऑफ सेल, तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। तो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फार्मूला आपने पढ़ रखा है E प्लस I इंटू R। ये फार्मूला कब था,
जब हम चार्जिंग करते हैं डिस्चार्जिंग के टाइम पे यहाँ पे माइनस आता था, चार्जिंग के टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से ज़्यादा होती है। ये 12 प्लस आई करंट क्वेश्चन में 5 एम्पियर दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 यानी कि 2.5 यानी कि 14.5 वोल्ट हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, वो क्या है कि व्हाई वी आर कनेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस इन द सर्किट, हमें इसकी ज़रूरत क्या है। अगर हम इसको कनेक्ट नहीं करते हैं तो बेटा सर्किट में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं ये आर कनेक्ट ना करूँ तो क्या पंगा पड़ेगा। अभी हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था 5 एम्पियर। हम इस आर के बिना अब सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं व्हाट हैपन्स। करंट कितना फ्लो करेगा। करंट का फॉर्मूला हो जाएगा 110 माइनस 12 बाय 0.5, ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाय 2, 196 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो इन द सर्किट। इतना ज़्यादा जब करंट फ्लो करेगा तब यहाँ पर ये दोनों बैटरीज खराब हो जाएंगी, हीट अप हो जाएंगी। हीट अप होने का मतलब है, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, मान लो कि ये लेड अकामुलेटर है, लेड एंड लेड सल्फेट सोल्यूशन इसमें डाला हुआ है, H2SO4 होता है वैसे तो, वो बाद में लेड सल्फेट बन जाता है। तो ये प्लेट्स के अंदर भरा होता है मटेरियल, तो ये बेंड कर जाएंगी, प्लेट्स गर्म होकर मुड़ जाएंगी और वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा करंट पास करेंगे तो बैटरीज हीट अप होकर ख़राब हो जाएंगी। इसके अलावा ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, हो सकता है ये भी गर्म होकर बर्नआउट कर जाएं। तो करंट को लिमिट करना पड़ता है, सर्किट में कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए हमें यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगानी पड़ती है। सेम इज डन जब हम लोग अपने घर के इन्वर्टर को चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस लगानी ज़रूरी है, बट ये हमारे लिए खर्चे का घर है, क्योंकि जब हम इस रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होगी। तो वो एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है बल्कि लॉस हो रही है। तो मीन्स जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं, अपनी इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तब एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। जितनी एनर्जी हम सिस्टम को सप्लाई कर रही हैं उतनी एनर्जी सिस्टम के अंदर एज ए केमिकल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। ओके, our next topic is ammeter. Ammeter is a device which is used to measure current in the circuit. Ammeter is a word which is derived from two words ampere plus meter, यानी कि एक डिवाइस जो कि एम्पियर्स को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। एम्पियर्स किसके यूनिट्स हैं? करंट के, यानी कि अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेज़र करंट इज़ कॉल्ड एमीटर। एमीटर जो है उसको हमेशा हम लोग सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एक आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग 0 मान के चलते हैं। आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, बट आइडियल केस तो प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है। तो जो प्रैक्टिकल जो रियल टाइम जो एमीटर होंगे, एक्चुअल एमीटर्स होंगे, उनकी रेजिस्टेंस 0 तो नहीं होगी, बट उनकी रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होगी, इतनी छोटी होगी कि वो हमारी कैलकुलेशन में सर्किट पे कोई खास इफेक्ट, प्रैक्टिकली कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। इनके लगे या ना लगे होने से सर्किट के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर बाय चांस अगर गलती से हम लोग एक एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें, तब सर्किट खराब हो सकता है। कनेक्टेड इन पैरेलल देन सर्किट में डैमेज, गारंटी नहीं है बट हो सकता है सर्किट में डैमेज, कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। इस बात को हम लोग समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बट बिफोर दैट पहले हम देख लें एमीटर का सिंबल क्या है। ये है एक सर्कल के बीच में आपने ए लिख देना है, दिस विल रिप्रेजेंट एमीटर। एमीटर में आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम एक्चुअल में किसी एमीटर को देखते हैं तो आपको एमीटर का जो फ्रंट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इधर आपको स्केल दिखाई देगी,
इधर आपके पास एक पॉइंटर होगा जो कि रीडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर डिविजन्स मार्क होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह से डिविजन्स मार्क होंगे। ये मैंने अपनी तरफ से डिविजन्स मार्क किए हैं जस्ट टू टेक एग्जाम्पल, अदरवाइज डिविजन्स कैसे भी वेरी कर सकती हैं। ये 0 हो गया, यहाँ पे मान लो 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है। ठीक है, अब आपको समझ आना चाहिए कि 5 डिविजन्स के बाद कितना लिखा हुआ है 1। जो रीडिंग है ना, अभी स्केल किस पे है वो यहाँ पे बीच में कहीं लिखा होगा। अगर ए लिखा है तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, अगर किसी एमीटर में यहाँ पर सेंटर में मिली एमीटर MA लिखा है तो यहाँ पर मान लो कि स्केल बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, सेम स्केल है, तो इसका मतलब 0 मिली एम्पियर, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 मिनट 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा ये 1 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो आपको ये एमीटर के सेंटर में से देखना होता है। सेंटर पे डायल के सेंटर पे लिखा होता है कि आप में जो मेजरमेंट है वो मिली एमीटर में है, मिली एम्पियर्स में है, एम्पियर्स में है, माइक्रो एम्पियर्स में है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हम चलते हैं वापस। यहाँ पर 5 डिविजन्स ऑन द स्केल जो है वो 1 एम्पियर के इक्वल है, यानी 1 डिवीजन किसके इक्वल होगी 0.2 एम्पियर के इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है, मान लो कि हमारे पास जो पॉइंटर है यहाँ पे आके रुक जाता है जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है 4th डिवीज़न पे आके रुक गया, एक डिवीज़न 0.2 एम्पियर मेज़र कर रही है, यानी कि यहाँ पर अगर पॉइंटर आके रुकता है इसका मतलब ये है सर्किट में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू 0.8 एम्पियर होगी। ठीक है, इसमें जो पॉइंटर है वो लेफ्ट एंड पे 0 पे साथ बना होता है, 0 के ऊपर रुका होता है। जब हम करंट पास नहीं करते तो 0 पे पॉइंट आउट करता है एंड इट इज़ ऑन द लेफ्ट एंड। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो कि आप लोगों ने गलती से करंट उल्टी डायरेक्शन में भेज दिया, दिस इज करेक्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव से एंटर करेगा, नेगेटिव से बाहर आएगा, तो पॉइंटर सही से चलेगा और काम भी करेगा। ठीक है, बट अगर गलती से आपने कनेक्शन उल्टे जोड़ दिया, इधर माइनस और इधर प्लस, और करंट आप इधर से भेज रहे हो, तो इससे क्या होगा, अब पॉइंटर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, पॉइंटर क्लॉकवाइज जाने की जगह एंटी क्लॉकवाइज आने की कोशिश करेगा। जब इस तरह से पॉसिबिलिटी होगी तो पॉइंट यहाँ पे एक स्टॉपर सा लगा होता है, छोटी सी पिन लगी होती है जो इस पॉइंटर को फर्दर नीचे जाने से रोकती है, तो ये पॉइंटर उसके साथ टकराएगा। ठीक है, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड विल हैव ए टेंडेंसी टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसकी वजह से इस पॉइंटर के टूटने के या खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल, जब भी आप लोग स्कूल में एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिकल करो, तब ध्यान से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब अगर हम इस एमीटर की रेजिस्टेंस की बात करें तो इस एमीटर की रेजिस्टेंस इन जनरल बहुत कम होती है। बहुत कम होने का मतलब क्या है कि किसी एमीटर की रेजिस्टेंस ए मीन्स एमीटर है, ये 0.01 ओम हो सकती है, इससे भी कम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ये कम करंट की वैल्यू मेजर करेगा उतनी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, आई एम यूजिंग वर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज परफेक्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर या रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एक ही बात है, उतनी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे जाके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर में दोबारा से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल में जोड़ना नहीं है। मैं समझाऊंगा सीरीज में जोड़ने से इससे रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मान लो मेरे पास एक 10 ओम की रेजिस्टेंस है विच इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। ओके, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एमीटर जोड़ देता हूँ विच इज यूज टू मेजर दिस करंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 1 एम्पियर। ठीक है, 10 ओम की रेजिस्टेंस है बट एक एमीटर जोड़ दिया,
एमीटर आइडियल तो होगा नहीं, इसकी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। मैं मान लेता हूँ कि इस एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 0.01 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आप वर्ड अवॉइड करिएगा, मत यूज़ करिएगा, बैटरी बिल्कुल यूज़ मत करिएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो सही से टर्म है वो सेल्स या बैटरी के साथ लिंक रहती है। ओके, तो बेटर है कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर इज 0.01 ओम। 10 वोल्ट की बैटरी आपने जोड़ रखी है। अब सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी आएगी 10/10.01। इन दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन में थी रेजिस्टेंस की, तो इनको ऐड कर दिया। आप यूँ समझो कि ये जो एमीटर है यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.99 एम्पियर आएगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट मच डिफर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। तो इस एमीटर के लगे होने से Z के ऊपर कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता जब तक कि एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। अगर मैं इस एमीटर को गलती से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दूं, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। गलती से एमीटर को, ये एमीटर है ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस हमने कितनी लिख रखी है 0.01 ओम। अब देखते हैं इससे सर्किट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं इस सर्किट की अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालनी आप लोगों को आती है 10.01, ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली नियरली है बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 0.1 ओम बन जाएगी और 0.01 ओम ही रह जाएगी। इससे भी थोड़ी कम ही आएगी, 0.009 ही आएगी, अप्रॉक्सीमेटली इतनी रह जाएगी। अगर ये इतनी रह गई इफेक्टिव वैल्यू, तो सर्किट में नए करंट की वैल्यू कितनी आएगी 10/R इफेक्टिव। दिस कम्स आउट 1000 एम्पियर। देखो पहले करंट कितना फ्लो कर रहा था 1 एम्पियर। जब हमने गलती से एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया, 10 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ दिया, तो करंट की वैल्यू भाई साहब 1 एम्पियर से बढ़ के सीधी कितनी हो गई है 1000 एम्पियर हो गई है, 1000 एम्पियर हो गई है। अब जब यहाँ से 1000 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो नेचुरली है कोई भी वायर कुछ भी खराब हो सकता है, ठीक है। मोreover करंट भी यहाँ से ज़्यादा पास करेगा, यहाँ पे करंट आके दो हिस्सों में बंटेगा, तो करंट भी लो रेजिस्टेंस में से पास करेगा, करंट यहाँ से पास करेगा, तो इस एमीटर के खराब होने की प्रोबेबिलिटी भी बनी रहेगी। इज दैट ओके? तो जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखे थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्ट मीटर। वोल्ट प्लस मीटर, वोल्ट मीन्स यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर मीन्स मेजरमेंट। ये कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। आई यूज वर्ड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है वो बैटरी के अक्रॉस हो सकती है, वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो सकती है, वो सेल कैपेसिटर के अक्रॉस हो सकती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेज़र करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो आपने दो कैपेसिटर, दो रेजिस्टेंसेस एक साथ जोड़ दी, तो उन दोनों के अक्रॉस इकट्ठा नेट पोटेंशियल ड्रॉप वो मेज़र कर लेगी। कौन? वोल्ट मीटर, हमारी डिवाइस। अब एक आइडियल वोल्ट मीटर ऐसा होना चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। देखो एमीटर से बिल्कुल उल्टा है। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए और आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। प्रैक्टिकली जो एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और प्रैक्टिकली जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, कई लाख ओम में होती है। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब वोल्ट मीटर को, हाई रेजिस्टेंस वाले वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे सर्किट के ऊपर प्रैक्टिकली कोई इफेक्ट नहीं डालता।
बट अगर हम खुदा ना खास्ता गलती से अगर हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो वो हमारे सर्किट में फ्लो करने वाले करंट को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। सर्किट खराब तो नहीं होगा बट सर्किट काम भी नहीं करेगा। सो बी केयरफुल, जब भी आप स्कूल में प्रैक्टिकल करो तो हमेशा वोल्टमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ो। तो वोल्टमीटर का सिंबल हमारे पास क्या है, V, वोल्टमीटर का सिंबल C, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वोल्टमीटर में भी जो पॉइंटर है वो लेफ्ट एंड के ऊपर ही रहता है और 0 यहीं से शुरू होती है। अगर एक मैं DC वोल्टमीटर, अभी हम DC ही पढ़ रहे हैं, बैटरीज ही कनेक्ट कर रहे हैं, DC एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, उन सभी में ये हमेशा इक्वल डिविजन्स होती हैं। यानी कि अगर मैं इसको समझाने के लिए सर्कुलर बनाने के लिए अगर सीधी लाइन बना दूं तो यहाँ पर इन डिविजन्स के बीच का गैप इक्वल रहेगा, चाहे वो एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो। अगर हम DC यानी कि एक नॉर्मल सेल या बैटरी यूज़ करें, अगर AC सप्लाई यूज़ करोगे तो एमीटर में ये गैप चेंज हो सकता है, इनफैक्ट अक्सर चेंज ही होता है। ओके, तो अभी आपको रीडिंग मेजर करनी आती है। अगर यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ये मेरे पास है 10 वोल्ट, इसका मतलब 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो गया। इसका मतलब एक डिवीजन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट। दिस इज आल्सो कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसे यूज़ करके आप लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हो। वंस अगेन ध्यान रखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका ध्यान रखना है। अगर आप कनेक्शंस को गलती से उल्टा जोड़ दोगे तो ये पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस डैमेज कर सकती है। ओके, इसके बाद हमने कहा कि इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इट शुड बी ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस। हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 10 ओम है। इट इज़ कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट। मैं मान लेता हूँ कि इसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो सर्किट में करंट 1 एम्पियर पास करेगा। बिल्कुल पिछली वाली एग्जांपल है, सर्किट में 1 एम्पियर करंट पास करेगा और सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि 10 वोल्ट का 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप इस 10 ओम रेजिस्टेंस के पास ही आएगा, 1 एम्पियर करंट पास करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर यूज़ कर लेता हूँ। ये मैं मानता हूँ आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है यानी कि अब इसमें से कोई करंट पास नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें से कोई करंट पास नहीं कर सकता। करंट तो सिर्फ इसी सर्किट में से ही पास करेगा। करंट थ्रू वोल्ट मीटर इज 0 एज इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तब भी ये पोटेंशियल ड्रॉप जो 10 वोल्ट का 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है ये 10 ओम के पास ही आएगा। सर्किट में 1 एम्पियर करंट ही पास करेगा एंड वोल्ट मीटर इज गोइंग टू रीड 10 वोल्ट। ओके, अब सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। मैं एक वोल्ट मीटर यूज़ करता हूँ जिसकी रेजिस्टेंस गलत मान रहा हूँ, जिस समझाने के लिए है कि क्या फ़र्क पड़ता है। जिसकी रेजिस्टेंस सपोज करो 10 ओम है, होगी नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस 10 ओम है। अगर मैं इसको 10 ओम के साथ 10 ओम मीटर वाले वोल्ट मीटर के साथ सर्किट को कंप्लीट करता हूँ, अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस हो जाएंगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 10 ओम एंड 10 ओम हो जाएंगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब सर्किट में अब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से 2 एम्पियर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, 10 वोल्ट अपॉन इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में 5 ओम बन जाएगा तो सर्किट में करंट की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर करंट विल फ्लो। पहले 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था, अब 2 एम्पियर फ्लो कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर आइडियल नहीं था, इसकी रेजिस्टेंस भी प्रैक्टिकल से मैंने कम ली थी, 10 ओम बहुत कम है, ठीक है, तो इससे सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज हो गई है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम जो एक्चुअल में वोल्ट मीटर होता है, ना आइडियल ना इतनी कम रेजिस्टेंस वाला, अगर वो लगाते हैं तब सर्किट में करंट की वैल्यू के ऊपर क्या फ़र्क
पड़ता है। लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, आई यूज़ अ वोल्टमीटर हुज रेजिस्टेंस इज सपोज 10,000 ओम। ठीक है, अगर इसकी रेजिस्टेंस 10,000 ओम है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 10, क्योंकि कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.99 ओम बन जाएगी। इससे भी शायद एक 9 और आगे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब सर्किट में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू 10 अपॉन 9.99 अप्रॉक्सीमेटली 1.001। ये मैं सिर्फ अंदाजे से लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, डेसिमल वगैरह प्लीज की चिंता मत करना। जो पॉइंट मैं कन्वे करना चाहता हूँ, तो सर्किट में करंट की वैल्यू के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, सर्किट में करंट की वैल्यू पे खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल सर्किट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्लियर, मीन्स जो आइडियली है वो बेस्ट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। प्रैक्टिकल से भी हम काम तो चला लेंगे क्योंकि ये सर्किट पे ज़्यादा फर्क नहीं डालता। बट जो पॉइंट हमारा समझने वाला है कि अगर हम इस वोल्ट मीटर को पैरेलल की जगह सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसी सर्किट डायग्राम में इस बार वोल्ट मीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के दिखाता हूँ, इससे सर्किट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को एज्यूम किया था 10 किलो ओम। ठीक है, तो अब सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, 10 वोल्ट अपॉन 10 ओम प्लस 10,000। ये 10 अपॉन हो गया 10,010, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1001 एम्पियर एंड दिस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, करंट चाहिए कितना था, 1 एम्पियर, बट करंट इससे बहुत कम हो गया है, लगभग 1000 गुना कम हो गया है। ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करने से करंट एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा बिकॉज ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस, एंड इस वजह से वो सर्किट काम नहीं करेगा। करंट कम हो गया है तो कुछ डैमेज तो नहीं होगा, बट सर्किट फिर भी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल जिसमें हमें सर्किट डायग्राम गिवन है, आप लोग वीडियो पॉज करके सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। इसमें हमें ये एक बैटरी गिवन है जिसकी EMF 4 वोल्ट, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है, connected with 3 resistances each of value R which is equal to 45 ohm, and we are going to find out reading of the ammeter। ये रहा ammeter, इस ammeter की रीडिंग क्या है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस ammeter की रीडिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। बेसिकली एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट की वैल्यू को मेज़र करता है। तो हमें देखना है कि इस ब्रांच में से, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, उस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में ना तो एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस बेटर है, एमीटर की रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ना ही कुछ और ऐसा हिंट दिया है, कुछ क्लू दिया है जिससे मैं ये मान पाऊँ कि एमीटर या वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में ये मान के चलेंगे कि गिवन एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर आर आइडियल, मींस एमीटर की रेजिस्टेंस 0 है एंड वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो मैं इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करूंगा जिसमें मैं एमीटर की रेजिस्टेंस 0 और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट मान के चलूँगा। अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वोल्ट मीटर में से कोई करंट पास नहीं करेगा। क्वेश्चन में हमसे कोई वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं पूछी गई है, तो इस वोल्ट मीटर में से क्यों करंट पास करना ही नहीं है, तो इसके लगने या ना लगने से हमारे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में है। अगर मैं
बैटरी के इस एंड को A और दूसरे एंड को B मान लूँ तो यहाँ पर ये A हो जाएगा, इधर भी A, इधर भी A, ये B, इधर भी B हो गया, इधर भी B हो गया। ठीक है, अब पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप AB, VAB होता है, मैं AB बोलूँगा, AB, दूसरे के क्रॉस AB, तीसरे के क्रॉस AB, तीनों के पास पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम है, ईच इज ऑफ वैल्यू AB, यानी कि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गई है। यानी कि मैं इस सर्किट को अगर रीअरेंज करूं तो मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 45 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकता हूं विद अ बैटरी हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r जिसकी वैल्यू 1 ओम गिवन थी, बैटरी की EMF 4 वोल्ट गिवन है एंड यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है। दिस इज न्यू मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम। अब ये तीनों पैरेलल में है, 45 ओम एक की रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बाय 3 करके हो जाएगी, तो ये हो गई 15 ओम। यानी कि अब अगर हम एक नया सर्किट बनाए तो इस नए सर्किट में हमारे पास ये एक 15 ओम की रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट की बैटरी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम की, यहाँ पर कहीं पे भी हम एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। ठीक है, एमीटर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैं मान के चलूँगा कि इसकी रेजिस्टेंस 0 है, तो मेरे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट में हो गई है 15 + 1 16 ओम इन सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज हैं, कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो करेगा 4/16 यानी कि 1/4 एम्पियर will be the current in the circuit. So this is going to be your final correct answer. Fourth option is correct option. ठीक है, तो एमीटर की रेजिस्टेंस हमने 0 ली है और वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा था, इसकी रेजिस्टेंस हमने इनफाइनाइट ली थी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कैंडिडेट जो कि एक मूविंग कॉइल एमीटर, बेटा यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है मूविंग कॉइल। एक्चुअली जो एमीटर या वोल्ट मीटर्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक में कॉइल घूमती है और दूसरे में मैग्नेट मूव करता है, मूविंग कॉइल टाइप और मूविंग मैग्नेट टाइप एमीटर या वोल्ट मीटर होते हैं। मूविंग कॉइल एमीटर या वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर ये हमारे सिलेबस में है, जिनको हम अगले चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको जो मूविंग कॉइल वर्ड है इस पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना है, आप सीधा यहाँ से चल सकते हैं कि एक कैंडिडेट जिसने एक एमीटर A को कनेक्ट किया है एंड एक वोल्ट मीटर V को कनेक्ट किया है एंड रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया है एज शोन इन डायग्राम। डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, पहले डायग्राम बनाने के लिए जगह नहीं थी, तो दिस इज डायग्राम गिवन टू अस जिसमें एमीटर वोल्ट मीटर एंड एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। एमीटर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वोल्ट मीटर के पास रीडिंग कितनी आती है 20 वोल्ट, वोल्ट मीटर रीडिंग इज 20 वोल्ट एंड कहा गया है क्वेश्चन में कि एमीटर की रीडिंग क्या है 4 एम्पियर, एमीटर रीड्स 4 एम्पियर एंड क्वेश्चन इज कि इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू बताओ कितनी है। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन देखनी पड़ेंगी, ऑप्शन में लिखा हुआ है इक्वल टू 5 ओम, लेस देन 5 ओम, ग्रेटर देन 5 ओम एंड एनी ऑफ द अबव वैल्यू। यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन जो लिखा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं एक क्लू है जो ये बता रहा है कि वी नीड टू कंसीडर इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी बेटर वर्ड है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। हमें इनकी रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हम इनको आइडियल एमीटर या वोल्ट मीटर मान के नहीं चल सकते। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इस वोल्ट मीटर के पास पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट है तो चाहे इसकी कुछ रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो, ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो, ये दोनों क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी जो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू है वो 20 वोल्ट ही आएगी। क्लियर?
सर्किट में करंट कितना पास कर रहा है, आई करंट, जो कि हमें 4 एम्पियर गिवन है, 20 वोल्ट 4 एम्पियर। अब मैं यहाँ पर इस एमीटर की रेजिस्टेंस को RA एज्यूम कर लेता हूँ। इसका मतलब अगर मैं इतने हिस्से में देखूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप है 20 वोल्ट और दो रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई हैं R एंड RA, और सर्किट में करंट पास कर रहा है 4 एम्पियर। इज इट ओके? इसका मतलब R प्लस RA की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5, यानी कि जो R जो कि अननोन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस RA। RA तो रेजिस्टेंस है, एमीटर की रेजिस्टेंस है, बेशक इसकी वैल्यू कम होगी बट 0 तो नहीं होगी। तो अगर मैं जस्ट समझने के लिए इसकी वैल्यू को 0.01 ओम भी मान लूँ तो ये 4.99 ओम आ जाएगा, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस देन 5 ओम आनी चाहिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी लेस देन 5 ओम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए। टू रजिस्टर्स 400 ohm and 800 ohm are connected in series with a 6 volt battery. Are connected in series with a 6 volt battery. An ammeter of 10 ohm resistance is used to measure the current in the circuit. Question is, दो resistors 400 ohm and 800 ohm are connected in series with a battery of 6 volt. So this is circuit diagram. An ammeter of 10 ohm is connected. An ammeter of 10 ohm is connected and is used to measure current in the circuit. What will be ammeter reading? तो क्वेश्चन ये है कि इस सर्किट डायग्राम में करंट कितना फ्लो करेगा जब हम एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं। 10 ओम थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा तो है फॉर एमीटर, इसका मतलब थोड़ा बहुत हमारा जो रिजल्ट है वो इन्फ्लुएंस होगा एमीटर के साथ और एमीटर के बिना। तो अब सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई है, 400 प्लस 800 प्लस 10, तो ये हो गई है 1210 ओम। इसका मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 6/1210, यानी कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ 3/605 एम्पियर। दिस इज गोइंग टू बी करंट इन द सर्किट। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा सबको। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया व्हाट विल बी एमीटर रीडिंग। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अ वोल्टमीटर ऑफ 10,000 ओम resistance is used to measure potential drop across 400 ohm। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया और इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस 10,000 ओम हमें दे रखी है। What will it read? अब क्वेश्चन में ये थोड़ी सी क्लैरिटी कम है कि क्या अभी भी ये एमीटर लगा हुआ है या नहीं। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर अभी एमीटर नहीं लगा हुआ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वोल्ट मीटर 400 के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। अब हम देखना चाहते हैं इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी। फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वोल्ट मीटर एंड 400, ये हमारे पास हो जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 400। तो ये हमारे पास अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10400, ये दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगी, 40,000 डिवाइडेड बाय 104 ओम। सॉल्व करने को रहने देते हैं, हम लोग सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। तो ये आगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि मेरे पास जो नई सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आएगी। 800 ओम एंड 40,000
divided by 104 ohm are connected in series with a battery of 6 volt। हमें यहाँ पर रीडिंग देखनी है, यहाँ पर V की वैल्यू देखनी है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। अगर करंट की वैल्यू सेम है तो अड़ोसी वाली थ्योरम लगेगी, यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा आएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 40,000 डिवाइडेड बाय 104 डिवाइडेड बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 104 प्लस 800, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 6 वोल्ट। फ्रॉम हियर यू विल गेट वैल्यू ऑफ V। दिस विल बी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। ये V होगा जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, और यही रीडिंग इस वोल्ट मीटर के दोबारा हमें बताई जाएगी। ओके, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ, अ बैटरी ऑफ EMF E is connected to 3 resistances R, 2R and 3R. The voltage across 2R is measured by a voltmeter whose resistance is 10 ohm. What is percentage error? Really good question to understand कैसे वोल्टमीटर की प्रेजेंस सर्किट में रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करती है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं और विद अ बैटरी ऑफ EMF E। मैं आसान रखने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मान लेता हूं, और मैं फर्स्ट स्टेप में देखूंगा कि यहाँ पर इस वोल्टमीटर की बिना वोल्टमीटर लगाए रीडिंग क्या होगी। व्हाट इज एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप इन द एब्सेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो ये दोनों हो गई हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैं फिर से अड़ोसी फार्मूला लगाने के मूड में हूँ, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये हमने नई सर्किट डायग्राम बना दी है, और मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2R, और इसके लिए मैं अड़ोसी थ्योरम लगाऊंगा। अगर मैं इसको V लिख रखा है तो 2R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसको ऐड करेंगे तो 6R मल्टीप्लाई बाय E। आपके पास V की वैल्यू हो जाएगी E/3। तो हमारे पास ये आ गई एक्चुअल वैल्यू। अब हमने एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो। अब हमने देखना है कि वोल्ट मीटर के लगाने से इस पोटेंशियल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम। दिस इज 2 ओम, दिस इज R, दिस इज 3R and connected with a battery of EMF E. So this is new circuit diagram in the presence of voltmeter। ठीक है, एक्चुअली दिस इज वोल्टमीटर, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए रेजिस्टेंस लगा दी थी। अब इन दोनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं 20/12R। मीन्स ये हो जाएगा 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5/3R। ये हो गई इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यानी अब अगर मैं नई सर्किट डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे तो 4R, और इधर बचेगा 5/3R। और अब हमें यहाँ पर नया पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। वोल्टमीटर के लगने की वजह से अब ये वैल्यू 2R की जगह 5R/3 हो गई है। पहले पोटेंशियल जो एक्चुअल था मैंने V लिखा था, अब मैंने इसको यहाँ पर V' लिखा है। अगेन कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ EMF E। तो V' की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, अड़ोसी थ्योरम लगाएंगे 5/3R अपॉन 4R प्लस 5/3R मल्टीप्लाई बाय E। डन। ये हमारे पास हो जाएगा 12, 5 प्लस 5 17। ये हमारे पास V' की वैल्यू आ जाएगी, नए पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू बिकॉज ऑफ वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस 2R। क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंटेज एरर। ऐसा करने से कितने % एरर आ गई। तो परसेंटेज एरर की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे,
परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होगा V डैश माइनस V अपॉन V मल्टीप्लाई बाय 100, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल या ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 5/17 माइनस ये कितना था E/3 यानी कि 1/3। एक्चुअली E कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं उसे यहाँ पर लिख ही नहीं रहा। थोड़ी जगह मेरे पास कम पड़ रही है, इसलिए मैं सर्किट डायग्राम को इधर से इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने अब तक नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 15 माइनस 17/17 मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोग एक बार कैलकुलेशन डेफिनेटली चेक कर लेना। ये हो जाएगा -200/17 30 समथिंग लाइक दिस। कुछ इसमें आप थोड़ा सा और एक्यूरेट आएगा, यह लगभग 11% आ जाएगा। अगर मैं इसको एग्जैक्ट लिखूंगा तो 11.76% के आसपास बन जाएगा। डन। माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो वोल्ट मीटर रीडिंग है वो कम है, एक्चुअल रीडिंग से वोल्ट मीटर रीडिंग कम है, यानी कि वोल्ट मीटर की प्रेजेंस इस रेजिस्टेंस 2R के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू को कम कर रही है। ओके।